नमस्ते बच्चों। हम नवा पाठ पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक। इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे महाअणु और बहुलक। उससे पहले बच्चों आपको ये बता दूं कि यूनिट टेस्ट जो आपका अभी होने वाला है, 3rd यूनिट टेस्ट, उसमें 7वां और 8वां ये 2 पाठ आएंगे। तो इन दोनों पाठों की आप तैयारी अच्छे से कीजिए। अब ये महाअणु और बहुलक पढ़ने से पहले आपकी बुक में कुछ प्रश्न दिए हैं। पहले उन प्रश्नों को देखते हैं वो क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों, अनाज, अंकुरित अनाज, मांस, इन अन्न पदार्थों से हमें जो पोषक द्रव्य प्राप्त होते हैं उनके रासायनिक नाम क्या है? तो उनका रासायनिक नाम है अल्फा एमिनो अम्ल। दूसरा प्रश्न है, कपड़ा, घर का सामान यानी फर्नीचर, लचीली वस्तु किन किन रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं? तो यहाँ पे उत्तर आएगा सेल्यूलोज और प्लास्टिक से बने होते हैं। अधिकतर हमारे घर का सामान प्लास्टिक और सेल्यूलोज से बना होता है। तो अब हम आते हैं महाअणु पर। तो बच्चों आपको ये मालूम है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या प्रकृति में सबसे अधिक है। लाखों की संख्या में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ये कार्बनिक यौगिक आपस में और अन्य परमाणुओं के साथ बंध का निर्माण कर लेते हैं, जिससे लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। लाखों परमाणुओं से बने प्रचंड अणुओं को महाअणु कहते हैं। तो ये महाअणु की परिभाषा हो गई है। महाअणु, तो प्राकृतिक महाअणु में पॉलीसेकेराइड, प्रथिन और एमिनो अम्ल ये हमारी सजीव सृष्टि के आधार स्तंभ हैं, यानी इन्हीं के आधार पर सजीव सृष्टि टिकी हुई है। पॉलीसेकेराइड हमारे अन्न, वस्त्र और निवास इनकी पूर्ति करते हैं। प्रथिन, जिनसे हमारे शरीर का अधिकांश भाग प्रथिन से ही बना होता है और प्रथिन के द्वारा ही हमारी गतिविधियां और शारीरिक प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। और जो एमिनो अम्ल हैं उनके द्वारा हमारे शरीर से आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो बच्चों पॉलीसेकेराइड, प्रथिन और एमिनो अम्ल के साथ रबर भी एक महाअणु है, जो कि प्राकृतिक महाअणु कहलाते हैं। अब है मानव निर्मित महाअणु। मानव निर्मित महाअणु यानी मनुष्य द्वारा तैयार किए गए महाअणु। तो मनुष्य ने कौन से महाअणु तैयार किए? मनुष्य ने प्राकृतिक धागे जैसे ऊन, रेशम और कपास, इनके जैसे धागे निर्मित करने की श्रृंखला में प्राकृतिक महाअणु के समान ही कृत्रिम महाअणु यानी मानव निर्मित महाअणु की रचना की। तो इलास्टोमर और प्लास्टिक ये मानव निर्मित महाअणु हैं। प्लास्टिक से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं, ये आपने देखा है। और इलास्टोमर जो है वो ऊन, रेशम और कपास जैसे लंबे मजबूत धागे का निर्माण होता है। और अनेक छोटे घटक नियमित रूप से एक दूसरे से जुड़ करके महाअणु का निर्माण करते हैं, इसलिए महाअणु को हम बहुलक भी कहते हैं। छोटे घटकों की नियमित पुनरावृत्ति से बने महाअणु को बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनने में जिस छोटे घटक का उपयोग होता है उस छोटे घटक को एकलक कहते हैं। और एकलक से बहुलक बनने की इस क्रिया को कहते हैं बहुलीकरण। और हमारे दैनिक जीवन में हम लोग पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। पॉलीथीन यानी प्लास्टिक की थैलियाँ। तो एथिलीन यह एकलक जब आपस में जुड़ जाता है तो महाअणु का निर्माण होता है, यानी बहुलक बनता है। और उस बहुलक को हम कहते हैं पॉलीएथिलीन, या शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं पॉलीथीन। बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं
बहुलक को पॉलीएथीन या पॉलीएथिलीन। तो यहाँ पे एथिलीन घटक है, ये एथिलीन घटक है एक, प्लस दूसरा एथिलीन घटक, प्लस तीसरा एथिलीन घटक, प्लस और आगे डैश डैश किया, यानी बहुत सारे एथिलीन घटक, और उसके पहले भी बहुत सारे एथिलीन घटक हैं। तो जब ये एथिलीन घटक आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो इनके बीच का ये डबल बॉन्ड हट जाता है और ये कार्बन परमाणु बगल वाले कार्बन परमाणु से संयुक्त हो जाता है, ये इसके बगल वाले से, ये उसके बगल वाले से, और इस तरह से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करके महाअणु तैयार होता है। उस महाअणु को ही हम बहुलक कहते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुलकीकरण या बहुलीकरण। तो इस अभिक्रिया से जो महाअणु तैयार हुआ, यानी जो बहुलक तैयार हुआ, उसका नाम क्या है? पॉलीएथिलीन। सामान्य भाषा में हम उसे कहते हैं पॉलीथीन। और इस अभिक्रिया में केवल एथिलीन एकलक यानी जिन घटकों के जुड़ने से बहुलक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एकलक। तो यहाँ पे एकलक क्या है? एथिलीन। तो जिन बहुलकों का निर्माण केवल एक ही प्रकार के एकलक से होता है, उन बहुलकों को हम कहते हैं समबहुलक। और जिन बहुलकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के एकलक घटकों से होता है, उन्हें कहते हैं सहबहुलक। और कुछ प्राकृतिक महाअणु यानी कुछ प्राकृतिक बहुलक, जैसे पॉलीसेकेराइड, प्रथिन, एमिनो अम्ल और रबर, इनके एकलक घटकों की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई? उनका विघटन होने पर। उनका जब विघटन किया गया तो उनमें जो एकलक घटक हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई और उनकी संरचना की भी जानकारी प्राप्त हुई। तो हम देखते हैं कुछ प्राकृतिक बहुलकों की संरचना और संगठन। यहाँ बच्चों इस सारणी में कुछ प्राकृतिक बहुलक और उनका अस्तित्व दिखाया गया है। तो पहला है बहुलक है पॉलीसेकेराइड। कहाँ पाया जाता है? स्टार्च और कार्बोज में, और उसका एकलक घटक है ग्लूकोज। दूसरा बहुलक है सेल्यूलोज। लकड़ी में पाया जाता है, यानी वनस्पति कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और उसका एकलक है ग्लूकोज। अगला बहुलक है प्रथिन। प्रथिन जिसे हम प्रोटीन भी कहते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में, बाल, प्रकीर्ण, अंडे और त्वचा में, और इनका एकलक घटक का नाम क्या है? अल्फा एमिनो अम्ल। फिर अगला बहुलक है डीएनए। कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है और उसका एकलक घटक है न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोज फास्फेट। अगला एकलक घटक है आरएनए, और ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और इसका न्यूक्लियोटाइड घटक है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। फिर अगला बहुलक है रबर। ये रबर के पेड़ के रस से प्राप्त होता है और इसका एकलक घटक है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का ये संरचना सूत्र है। तो इस तरह से ये बहुत सारे बहुलक जो कि प्राकृतिक बहुलक हैं पाए जाते हैं और उनके एकलक घटकों के ये नाम हैं। बच्चों आपकी बुक में एक प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सोचिए में। नीचे कुछ एकलकों की संरचना सूत्र दिए हुए हैं, उनसे निर्मित होने वाले समबहुलकों के संरचना सूत्र लिखिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एथिलीन घटक, इनकी पुनरावृत्ति से जो बहुलक बनता है उसे कहते हैं पॉलीएथिलीन। और उसमें क्या हुआ? एथिलीन घटक की बार बार पुनरावृत्ति हुई। तो यहाँ पे एकलक घटक दिया हुआ है, इससे हमें क्या बनाना है? बहुलक घटक। तो एकलक घटक को हमने यहाँ लिखा। कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, 4 कार्बन परमाणु है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 2 5 और 3 8, 2 3 2 5 और 3 8। और केवल आपको कोष्ठक में करके n बाहर लगा देना है और यहाँ पे ये बाहर
एक एक बॉन्ड को बना देना है, जिससे ये पता चले कि वो अन्य एकलक घटकों से जुड़ेंगे। तो ये हो गया बहुलक। तो एकलक से बहुलक बनाना बहुत ही आसान है। उसी तरह से ये वाला यहाँ देखेंगे तो इसको भी हमने क्या किया, ये एक बॉन्ड इधर आ गया, बाकी पूरा वैसे के वैसे ही है, और कोष्ठक के बाहर n लगा दिया। n यानी एकलक घटकों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ये बन गया बहुलक घटक। फिर दूसरा प्रश्न है बच्चों, रंग और चिपचिपे द्रव्य में उपयोग में लाया जाने वाला पॉलीविनाइल एसीटेट इस बहुलक का संरचना सूत्र दिया गया है, उससे संबंधित एकलक का नाम और संरचना सूत्र लिखिए। तो ये बहुलक यहाँ पे दिया हुआ है, बहुलक है पॉलीविनाइल एसीटेट। इसका हमें एकलक बनाना है, तो आपको क्या करना है, सूत्र को लिख देना है। हमने यहाँ से शुरुआत की है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O O C H और CH2। तो कार्बन के बीच में कितने बंध है, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, इसका एकलक घटक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।